एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और हम पहले क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टू द पॉइंट बात करते हैं बच्चों, न इधर के न उधर के, सीधे टू द पॉइंट, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। और क्वेश्चंस भी करेंगे बेसिक टू एडवांस फॉर जेई मेन। याद रखिएगा, ये जेई मेन का क्रैश कोर्स है, तो हम जेई मेन तक ही जाएंगे, एडवांस तक नहीं जाएंगे। तो क्या क्या आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है उसको देखते हैं। देखो, मैंने देखा कि कॉम्प्लेक्स जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें जो मेन सेक्शन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। फिर दूसरा पार्ट है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी का। फिर इंटीग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कॉन्सेप्ट वाइज बता देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग दोस्तों कि जेई 2021 के 5 अटैम्प्ट के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे और देखेंगे कि क्या वो थ्योरी में हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो उसको रिवाइज़ करेंगे। देखिए, तो इसमें 3 मेजर सेक्शन हैं आपके, टैंजेंट, नॉर्मल, टैंजेंट एंड नॉर्मल। बच्चों, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कर्व है तो किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप होता है उसका dy/dx, और नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये अगर y = f(x) है तो ये टैंजेंट है, ये नॉर्मल है ना। ये सब फॉर्मेलिटी बना लेना। y ओरिजिन, जब कर्व पॉइंट पे लाई करता है, जैसे पॉइंट कर्व पे लाई करता है, कर्व पॉइंट पे कैसे लाई कर सकता है यार, पॉइंट से तो कर्व बनता है। तो पॉइंट जब कर्व पे लाई करता है तो उस समय टैंजेंट का स्लोप होता है dy/dx एट दैट पॉइंट, और नॉर्मल का स्लोप टैंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या बोला मैंने, बताओ। कहोगे कि सर पॉइंट जब कर्व पे लाई करेगा तो dy/dx से टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे और फिर नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल से। तो टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = m टाइम्स टैंजेंट, स्लोप टाइम्स टैंजेंट, टाइम्स x - x1। जहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है, तो dy/dx एट x1 y1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो इस तरह से लिख देंगे x - x1। इसमें याद रखना है, जब व्हेन थीटा की वैल्यू, सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ पे जो टैंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तभी हम नेगेटिव रेसिप्रोकल किए हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि कर्व पे ही पॉइंट लाई कर रहा है। अगर पॉइंट कर्व पे लाई ना करे तो हम x1 y1 को वेरिएबल मानते हुए x1 y1 को कर्व की इक्वेशन पे लाई कराएंगे, और x1 y1 पे टैंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन लिख के आप जिस पॉइंट से पास कराओगे वहाँ से दूसरा रिलेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करोगे x1 y1 मिलेगा, फिर आगे के आंसर्स आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों इसमें आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये मैं लाइन से रिकॉल करा देता हूँ। इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स। ये हमने सर्किल में भी आपको बताया था कि जैसे आप क्या करिए, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल को ही निकाल लीजिए। तो कहोगे कि एक का स्लोप अगर m1 है dy/dx का, दूसरा का m2 है। आप किसी भी कर्व को, जैसे मान लीजिए कोई भी कर्व f(x)(gx) से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को भी मान लेते हैं y = f(x), और ये दूसरा कर्व है y = g(x). द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपका 90 डिग्री है तो उसी को कहते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन मतलब कि m1 m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। और वैसे यहाँ से tan थीटा का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग, मॉडुलस ऑफ m1 - m2/1 + m1 m2। क्लियर, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले कंसेप्ट से है। और यहाँ पे बच्चों अगर हॉरिजेंटल टैंजेंट बनता है, वर्टिकल टैंजेंट बनता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर लिख लेते हैं। हॉरिजेंटल टैंजेंट में टैंजेंट, ये हॉरिजेंटल टैंजेंट और ये नॉर्मल, और वर्टिकल में इस तरह का कोई कर्व है तो आपका जैसे y = x3, तो उसमें डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि एक स्लोप नॉट डिफाइन होगा, y एक्सिस के पैरेलल आएगा। जैसे मान लीजिए कि y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, स्लोप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। इसका स्लोप 0, टैंजेंट का स्लोप 0 है, नॉर्मल का स्लोप नॉट डिफाइन है, इसमें दूसरे टाइप का होगा। तो हमने आपको अभी तक ये पॉइंट बताए हैं कि जब भी कर्व पे पॉइंट लाई करे तो dy/dx के थ्रू आप टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे।
बेटा टेंजेंट, ये जो मैंने फ़ोटो बनाई है ना अभी तक, इतने में ही आपके जेईई मेन के जो क्वेश्चंस आए हैं आप देखोगे कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। लेकिन यही फ़ोटो आपको दिमाग में याद आती नहीं है और वहाँ पे गुड़ गोबर हो जाता है, तो वो मत करिए आप, है ना। आराम से रखिए। पहले क्या बताया सर ने? टेंजेंट, टेंजेंट के बाद नॉर्मल, नॉर्मल के बाद अरे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं मिस्टर, यहाँ पे एओडी पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में क्या बताए थे? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में सर ने ये बताया है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पे निकालना हो तो हम दोनों टेंजेंट को बना के और उनके बीच का एंगल निकाल लेंगे। जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री हो तो उसी टाइप के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो कहोगे कि सर उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। और एक आपको ध्यान रखना है कि अगर दो कोनिक्स हैं ax² प्लस by² इक्वल टू 1 और cx² प्लस dy² इक्वल टू 1, अगर आपका ये दोनों थीटा इक्वल टू π/2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आता है 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1/d, है ना। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये बहुत फेमस रिजल्ट होता है। अगर भूल भाल गए तो क्या करेंगे, दोनों का dy/dx निकालेंगे, m1 m2 -1 करेंगे, x1 y1 दोनों का अप्लाई कराएंगे, x1/y1 को एलिमिनेट करेंगे, ये अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या बोला? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को x1 y1 मानेंगे, दोनों का स्लोप निकालेंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे, उससे ऑर्थोगोनल कन्फर्म होगा। x1 y1 दोनों का अप्लाई करेगा, x1 y1 को एलिमिनेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आता है? 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c माइनस 1/d, जिसको मैंने बोला था आपको ध्यान होगा अगर तो कॉन्फोकल कोनिक्स आर ऑर्थोगोनल। ऐसे कोनिक्स जिनके फोकस सेम हो वो आपस में क्या ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे इलिप्स और हाइपरबोला बताया था ना, वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों टेंजेंट नॉर्मल का एओडी पार्ट। अब इसमें दूसरा पार्ट होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तीसरा मैक्सिमा मिनिमा, चौथा रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसमें बच्चों एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0। फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एक होता है सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन में ये हो सकता है एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, कर्व डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस तरह का, और फोर्थ होता है सिंपली डिक्रीजिंग इस तरह का हो। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स देखोगे तो लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये होता है आपका इंक्रीजिंग, सिंपली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। मतलब घटता नहीं है, बाकी सब हो रहा है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिक्रीजिंग। और ये सिंपली डिक्रीजिंग होता है या नॉन इंक्रीजिंग कहते हैं, डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। क्लियर? तो इसकी कहानी इसी में छुपी हुई है। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो आप क्या करिएगा, इंक्रीजिंग के लिए अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन और इक्वल टू 0। हमने गलत बोल दिया, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, स्ट्रिक्टली सिंपली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन और इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट का केस काउंट होता है। और बच्चों एक और आपको इनइक्वालिटी याद रखनी होगी कि 0 से π/2 के बीच में जो साइन एक्स बेचारा है वो एक्स से छोटा पड़ता है और एक्स बेचारा tan x से छोटा पड़ता है। ये ध्यान रखना क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगला इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रिक्टली, हाँ एक ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई कर्व बनता है, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है हमेशा टेंजेंट जो है वो ग्राफ इज़ बिलो टेंजेंट इज ऑलवेज, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव ऐसे कर्व का नेगेटिव होता है। और जिसमें हमेशा ग्राफ ऊपर रहे टेंजेंट के, तो ऐसे कर्व का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये बेंडिंग ऑफ कर्व होता है, इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है।
बस आप ये ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमें टोटल जो पॉइंट्स याद रखने हैं, वो पॉइंट की अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी का केस काउंट नहीं करेंगे। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो, और वैसे रूल क्या है, तो अगर x को हम स्ट्रिक्टली बढ़ाएं तो y स्ट्रिक्टली बढ़े तो उसी को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x को स्ट्रिक्टली बढ़ाएं y कांस्टेंट या बढ़े तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं। मतलब इसमें कोई डिफिनीशन में डिफरेंशिएशन का रोल नहीं है, जब डेरिवेटिव्स आता है तब ऐसा बोलते हैं। और जो साइन टाइप के कर्व हैं, साइन ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है फंक्शन हैविंग यूनिफॉर्म बिहेवियर, यूनी डायरेक्शनल बिहेवियर। लाइफ मोनोटोनस हो गई है, मतलब एक ही टाइप की हो गई है, बोरिंग लाइफ हो गई है, ये सब हम लोग बोलते हैं। और इसको इत्मीनान से सोचना चाहिए और करना चाहिए, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसकी न थ्योरी है, न और है, न छोर है, केवल क्वेश्चंस करने हैं। और मैक्सिमा मिनिमा का एक पार्ट है, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जो मैक्सिमा मिनिमा है इसमें क्या होता है कि जैसे मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए ये ध्यान रखिएगा इस तरह का कर्व बनता है। और अगर मान लीजिए कि इस तरह का हमने डायग्राम बनाया है तो x इक्वल टू a को यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल मतलब ये जो पॉइंट है वो अपने लोकलाइज्ड वैल्यू में सबसे हाईएस्ट है। इसके लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना, डिफरेंशिएबल होना कोई ज़रूरी नहीं है, बस वो लोकलाइज्ड वैल्यू में अगर वो सबसे हाईएस्ट है तो मैक्सिमा, सबसे लोएस्ट है तो मिनिमा। लोकलाइज्ड मतलब नेबरहुड वैल्यूज़ में। और इसके लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव वो बाद में देखेंगे। और मिनिमा क्या है भाई, तो मिनिमा जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा कर दीजिए इस तरह से। तो x इक्वल टू ए इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर। अब इसमें हम लोग दो टाइप के डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे यहाँ देख रहे हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है और इधर इंक्रीजिंग है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम है, तो ये मैक्सिमा का सिंबल होता है। इसमें क्या है, देख रहे हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो x इक्वल टू इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये एफ डैश का साइन स्कीम है, तो इसको कहते हैं मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे हमेशा ग्राफ जो है वो टेंजेंट के ऊपर आएगा, तो एफ डबल डैश ए की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन जीरो होगी। यहाँ हमेशा जो टेंजेंट है वो ग्राफ जो है बिलो टेंजेंट आएगा, तो यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन जीरो होगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करे तो मिनिमा, पॉजिटिव से नेगेटिव करे तो मैक्सिमा। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव, ध्यान रखना बच्चों, जब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहीं हम लोकल वैल्यूज़ वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे। अगली चीज़ ये होती है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इनफैक्ट डबल डिफरेंशिएबल है या ट्वाइस डिफरेंशिएबल है जिसको कहते हैं, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में हम लोग सेकंड डेरिवेटिव, जैसे आप कहोगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है भाई, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है बच्चों जब फंक्शन दो बार डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो फंक्शन सबसे पहले कि फंक्शन जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उस पॉइंट पे जीरो हो और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालते हैं। अगर वो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो हम लोग या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे चले जाते हैं या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे चले जाते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे बेंडिंग ऑफ कर्व चेंज होते हैं। जैसे एक्स क्यूब की अगर बात करें तो एक्स क्यूब में आपका ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके राइट साइड में सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो कंडीशंस होती हैं वो सेकंड डेरिवेटिव जीरो अगर फंक्शन, और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो, तो ये होता है कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शंस कह रहे हैं, इन्फ्लेशन नहीं, ध्यान रखिएगा। और एक होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो फंक्शन के डोमेन में हो, जहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है या तो जीरो हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा होता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन स्टेशन मतलब रेस्ट, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरो होता है। और एक हमने बोला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप जब भी मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो आप क्या करिएगा, पहले फंक्शन को पकड़िएगा, फंक्शंस को पकड़ने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और मैक्सिमम मिनिमा को हम लोग दोस्तों कलेक्टिवली एक्सट्रीमा कहते हैं। और मैक्सिमम मिनिमा पे भी आप रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का हिंट यही है मेरे दोस्तों कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको ये सब आने चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे जज करते हैं, साइन स्कीम से। सेकंड डेरिवेटिव से कैसे जज करते हैं, डबल डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव फेल होता है तो किसके घर जाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव या हायर डेरिवेटिव के। फर्स्ट डेरिवेटिव फेल होता है तो किसके घर जाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव के। तो दोनों मिला कर डिसाइड कर ही लेते हैं, नहीं तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव डिसाइड कर ही लेगा। अगर कुछ ना डिसाइड करे यार तो हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और फिर देखते हैं कि जो नेबरहुड वैल्यू से वो वैल्यू ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमा, कम है तो मिनिमा। बस ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू a टू b। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो। फिर फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स और इंड पॉइंट्स पे निकालेंगे। जैसे इंड पॉइंट बोलते हैं इंटरवल को, ए और बी, ए पे वैल्यू निकालनी है, बी पे वैल्यू निकालनी है और इसके बीच के क्रिटिकल पॉइंट जितने हैं उस पे वैल्यू निकालनी है। और जो सबसे हाईएस्ट है उसको मैक्सिमम वैल्यू और जो सबसे लोएस्ट है उसको मिनिमम वैल्यू। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस है तो उसका रेंज भी क्लोज इंटरवल में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हम थोड़ा साइड इसलिए हो जा रहे हैं ताकि आप लिख लें। कई लोग स्नैपशॉट लेने की कोशिश कर रहे होंगे कि हटें थोड़ा सा साइड हों, तो हम स्नैपशॉट ले लें, क्योंकि नोट वोट करने का मन तो करता नहीं है। ये फ़ोटो देखेंगे और छा जाएंगे। अरे भैया फ़ोटो देख के एक दो बार नोट भी कर लेना कि क्या बोल रहा था ये, है ना। ये मैं बोलूँगा, टाइम ज़्यादा होगा, फिर कहोगे एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं बाकी चैप्टर छोड़ देते हैं। मैं जबकि अब वो रिस्क नहीं लेना चाहता बच्चों। तो आप हमारे साथ बोलिए जय माता दी और उसके बाद देखिए मैक्सिमम मिनिमा कभी भी आए तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। फिर ये देखेंगे कि एक्सट्रीमा बोल रहा है, एक्सट्रीमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उस पॉइंट पे जीरो होगा। डेरिवेटिव टेस्ट चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं या सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव का जब भी यूज़ करेंगे साइन स्कीम के थ्रू करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का जब भी यूज़ करेंगे आप डबल डैश निकाल के करोगे। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा मैक्सिमा। जीरो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव के भाग जाएंगे इसके पास से फर्स्ट डेरिवेटिव के पास या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के पास। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो है, डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, वैसे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपका जीरो हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, उसके बाद देखो प्रॉब्लम्स आएंगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाली, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाली, या हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम आपको दिखे। और याद रखिएगा दोस्तों, दो कर्व के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जैसे ये कर्व है और ये कर्व है, तो इसके बीच स्ट्रेट लाइन अभी दिख रहा होगा, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो ऑलवेज लाई देयर कॉमन नॉर्मल। ये जो कॉमन मतलब ये जो लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम तभी कहेंगे जब ये इसके परपेंडिकुलर हो और नीचे वाले के परपेंडिकुलर हो। अदरवाइज जैसे ये कर दिया तो आप कहोगे ये नहीं। आप ऐसी एक लाइन बनाइए जो एक सेगमेंट जो दोनों पे परपेंडिकुलर है और उससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या होता है कि अगर ये कर्व है स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे टेंजेंट और स्ट्रेट लाइन दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है, मिस आउट नहीं करना है। इसके बाद अपने दो थ्योरम होते हैं बेचारे, रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, उनको भी देख लेते हैं क्या है। ओके, तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, रोल्स थ्योरम क्या है, एक डेरिवेटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हम लोग कंडीशंस की बात करते हैं। पहले रोल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हमें ये तीन कंडीशन मिल जाएंगी तो हम ये रूल लगा देंगे। अब वो कंडीशंस क्या होती है, तो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, मतलब ए टू बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस। क्लोज इंटरवल का रूल था बच्चों कि ओपन इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस हो, ए पे राइट कॉन्टीन्यूअस, बी पे लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस हो। ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये मिनिमम कंडीशंस की बात करता है। और इन पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम है तो डायग्राम कुछ आप कह सकते हैं इस तरह से बनेगा, और भी बना सकते हैं। तो ये कहता है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अगर सेम है, फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो एक ऐसा पॉइंट बीच में ज़रूर आएगा जहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो जीरो होगा, मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी ओपन इंटरवल सी ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। पॉइंट ये है दोस्तों कि जिसमें हम लोग रूट की बात करते हैं, वो फंक्शन नहीं होता है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। एफ डैश सी की वैल्यू जीरो किया। यहाँ पे रोल्स थ्योरम की पहली दो कंडीशंस लगती हैं, तीसरी की कोई ज़रूरत नहीं है। और एलएमवीटी ये कहता है दोस्तों कि जैसे इस तरह का कोई फंक्शन है, मान लीजिए जैसे हमने रैंडमली बना दिया
और ये दो कोई भी इंटरवल लेते हैं ए और बी, तो आप कह सकते हो कि ये जो सेकेंड लाइन है इसके पैरेलल हम लोग कहीं ना कहीं ए से बी के बीच में टैंजेंट बना सकते हैं, और ये टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस लाइन के इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू टैंजेंट स्ट्रेट लाइन का स्लोप ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो एफ डैश सी की वैल्यू आप इसके इक्वल लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या कहता है रोल्स थ्योरम, ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स सच दैट टैंजेंट इज हॉरिजेंटल, यू आर हॉरिजेंटल टैंजेंट। और ये कहता है एलएमपीटी सेज दैट बिटवीन 2 पॉइंट देयर एट लीस्ट वन टैंजेंट विच इज़ पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। जैसे ये कैपिटल ए कैपिटल बी है, तो ये होता है। अब हमें कैसे पहचानना होगा, सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन है कहाँ का। सबसे बड़ा सवाल सर इस तरह से आप 4 घंटे भी बातचीत दोगे तभी भी हमें दिक्कत होगी कि हम कैसे पहचानेंगे, बताओ। तो उसका ये दोस्तों आप पेशेंस से क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर देखना कि टैंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टैंजेंट नॉर्मल वाले कंसेप्ट लगा देना। अगर क्वेश्चन इंक्रीजिंग का है तो उसका कंसेप्ट, अबे ये तो जानते हो ना कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ ए तो पढ़े हुए हैं। और अगर फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम की बात कर रहा है, डेरिवेटिव दिया है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल की बात कर रहा है, तो वह तो रोल्स थ्योरम होगा या एलएमपीटी होगा। नॉर्मली 99% ऑफ द केसेस में क्लिक कर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होगे। जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात आएगी तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन बना लेना, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, जीरो से इक्वेट करना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना या फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर लेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्लोज इंटरवल में पूछे तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन या तो जीरो हो या डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो है, डज नॉट एग्जिस्ट हो। उसके बाद हमने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग। ये नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों लगाया बे, तो कहोगी सर अगर कर्व इंटरसेक्टिंग निकलेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ तो जीरो आएगा ना, इसीलिए नॉन इंटरसेक्टिंग बोल रहे हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ के क्वेश्चंस हैं, है ना। क्वेश्चन तो आपके जेई मेन के ही हैं, फरवरी अटैम्प्ट के, लेकिन हम ये कह रहे हैं आपसे कि अब हमें ये देखना होगा कि क्या हम क्वेश्चन करने के लायक हैं या अभी में निकम्मे हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट। देखो बच्चों, मैंने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट टी कॉमा टी क्यूब मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो इज 1:2 इज गिवन बाई। एक कर्व है जिसके किसी पॉइंट पे P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट था टी कॉमा टी क्यूब। अब ध्यान से देखो, ये इस पे लाई कर रहा है, ये बेचारा क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो T1 कॉमा T1 क्यूब मान लेते हैं। अब हम T1 की वैल्यू T के टर्म्स में निकाल लेंगे और कह रहा है कि आप ऑर्डिनेट बताओ जो पी क्यू को 1:2 रेशियो में डिवाइड करे। तो ये मान लेते हैं R है, x कॉमा वाई, तो हमें y की वैल्यू बतानी है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले Q निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे Q को कैसे निकालें, तो इसके दो तरीके हैं। आप टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ लिखिए, Q से पास करा दीजिए, T1 की वैल्यू T के टर्म्स में निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से और dy/dx से। तो देखिए हियर y की वैल्यू x क्यूब है, तो dy/dx कितना है, तो आप कहोगे 3x स्क्वायर है। तो हैंस 3t स्क्वायर की वैल्यू t1 क्यूब माइनस टी क्यूब अपॉन t1 माइनस टी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टराइज होकर t1 स्क्वायर प्लस t1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। हमें t1 स्क्वायर की t1 चाहिए, तो t1 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी t1 की, एक -2t और एक t। ये वैल्यू हमारे p के करस्पॉन्डिंग है, ये q है। तो -2t मिल गया, तो -2t और इसका क्यूब करोगे तो -8 क्यूब। अब हम y सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन 3, which is comes to be -6t cube upon 3 which is equal to -2t cube। ऑप्शन में दिया हुआ है -2t क्यूब 0, -t क्यूब 2t क्यूब। तो आपको अलर्ट रहना है बच्चों, और ऑप्शन नंबर 1 है, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं लिखा है,
तो चूँकि हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं तो हमें -2t³ लिखना होगा, है ना। इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व, तो इसमें क्या किया हमने, कहो कि ये किया आपने कि dy/dx निकाला, क्योंकि पॉइंट कर्व अप्लाई कर रहा था, स्लोप निकाल लिया, उसी स्लोप को 2 पॉइंट फॉर्म से लिख दिए और t1 की वैल्यू t के टर्म्स में निकाल लिए। लेकिन कहानी यहीं पे एंड नहीं होती है, कहानी जाती है आगे। कह रहा है कि एक r पॉइंट है जो pq को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई, तो r का ऑर्डिनेट बता दो, वहीं हम बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत AOD का भी है, कह सकते हो मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली ईजी है अगर कंसेप्ट जानते हैं तो, और नहीं जानते हैं तो भैया सब टफे लगेगा। काला अक्षर गाय लगेगी आपको, भैंस नहीं लगेगी, है ना। आगे चलते हैं, ओके, लिखते हैं अगला पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, द फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है। क्या करोगे, छोड़ दें क्वेश्चन? नहीं, कहोगे कि सर आप क्या करिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपने बताया था कि डेरिवेटिव निकालेंगे, तो करो डेरिवेटिव। किसका? फंक्शन का। तो f' निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12x² -6x/6 -2 cos x, और यहाँ चेन रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, 2 cos x -2x -1 टाइम्स sin x। देखते जाइएगा। तो ये भाई साहब लोग उड़ गए, यहाँ 2x - 1 x कॉमन लेंगे तो x - sin x टाइम्स 2x - 1 आ रहा है। जब साइन स्कीम बनाएंगे तो देखो क्या होता है, जैसे हम लोग ये एक स्टेप हमने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि जो x है वो ग्रेटर दैन, जैसे इसके साइन स्कीम बना के दिखा देता हूँ, f'(x), तो ये जीरो कहाँ कहाँ होता है, एक तो जीरो पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। इसको और थोड़ा सा अलग से बात करते हैं। देखो sin x जो होता है ना, वो इस तरह से बनता है, और जो x है वो इस तरह से है। तो आप कह सकते हो कि x ग्रेटर दैन sin x होता है फॉर x ग्रेटर दैन 0, और x लेस दैन sin x होता है फॉर x इज़ लेस दैन 0। तो जब हम f' का साइन स्कीम बनाएंगे तो हमारा वैल्यू केवल होगा 0, सॉरी 1/2। 1/2 के आगे हैं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव को हम कर देंगे पॉजिटिव। लेकिन 1/2 के पीछे हैं तो आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव, या आप ऐसे कहो कि एक सर यहाँ पे चांसेस बनता है 0 का, उसके बाद बताओ। तो 0 और 1/2 के बीच में है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अब हम क्या कर देंगे नेगेटिव। और इसके पीछे की बात करो तो ये टर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो जो ऑप्शंस गिवन है कि डेरिवेटिव, आप क्लियरली कह सकते हो कि f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 1/2 टू इन्फिनिटी, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। अब चारों ऑप्शन क्यों गलत हैं बाकी 3? तो इंक्रीजिंग इन -∞ से 1/2, कहाँ भैया इंक्रीजिंग, यहाँ तो बेटा रहा डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग इन 1/2 से इन्फिनिटी, ये तो उल्टा बोल दिया। डिक्रीजिंग कहाँ, इंक्रीज भी कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइन स्कीम का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये ऐसे लूपिंग करते हैं ना, वो गलत भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन आप क्या करिए, पहले 0 वाले पॉइंट लोकेट कर लीजिए और उसके बाद इंटरवल में पॉइंट चेक करके देखिए। जैसे हम 1/2 के राइट साइड थे तो मैं कह रहा था ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव। 0 से 1/2 में थे तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव। लेस देन 0 चले गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ कर आए थे, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। आप पेशेंस तो रखिए बेटा, और ऑप्शन से क्वेश्चन को रिलेट करिए, अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन इतना करना पड़ेगा, अगर इतना भी नहीं करेंगे तो हम लोग छोड़ छाड़ के चले आएंगे, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए बेटो, ये अगले जो क्वेश्चन है f(x) दिया है आपको, g(x) दिया है, f(g(x) के बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों f(g(x) क्या करेंगे, g को उठा के f(x) के अंदर रख देंगे, तो दिस इज़ 2 टाइम्स gx - 1, और वैल्यू रखो तो 2 टाइम्स gx की वैल्यू x - ½ अपॉन x - 1 -1, इसको निकालो। तो दिस इज़ 2x - 1 अपॉन x - 1 -1, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 1 - x + 1 अपॉन x - 1, विच इज़ x अपॉन
x माइनस 1। अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें dy बाई डी एक्स की, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ लेस दैन 0। तो ये 1 तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन 1 तो है। लेकिन अगर इसका मैं रेंज निकालूं, जैसे हम लोग जानते हैं, तो रेंज आप निकालोगे इसका y इक्वल टू वाई मान के, x को y के टर्म्स में निकाल के, तो इसका रेंज आएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू रियल नंबर। ओके, क्यों? क्योंकि f ऑफ g है तो हमारा कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ पे कोडोमेन रियल नंबर नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ आप रेंज निकालने में थोड़ा फंस सकते हैं। तो रेंज निकालने का बच्चों मेथड ये होता है कि y अपॉन x माइनस 1 आया है ना, तो ये y x माइनस वाई इक्वल टू एक्स लिखो, तब x को y के टर्म्स में लिखो तो y अपॉन वाई माइनस 1। तो ये कब डिफाइंड है, तो आप कहोगे ऑल y एक्सेप्ट 1। तो ये हमने लिखा, वही रेंज हो गया। या आप dy बाई डी एक्स के थ्रू भी निकाल सकते हो, ग्राफ भी बना सकते हो। 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा सारे नंबर्स आएंगे, ध्यान रखना इसको। हम लोग इसको उससे भी बना सकते हैं, क्या पढ़ते हैं उसको, कर्व शिफ्टिंग, y इक्वल टू ये x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, विच इज़ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1। अगर ये सिर्फ रहता है तो इसमें 0 अवॉइड करते, ये सिर्फ है तो इसमें 1 अवॉइड करेंगे, मतलब ये ऑन टू तो कभी होगा नहीं। फंक्शन 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो 1 बट नॉट ऑन टू, इस तरह के ऑप्शंस दिए रहेंगे। कई बच्चे क्या होता है, इसको देख के फॉग और ऑफ करने लगते हैं, एफ ओ जी फॉग आया है। फॉग आपके ऐसे तो कोई तरीके नहीं है, इसको एफ ऑफ जी ऑफ एफ पढ़ते हैं। मोस्ट एक्यूरेटली इसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, और इसमें केवल पेशेंस से आपको वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डी वाई बाई डी एक्स के अलावा और हमें कुछ आता भी नहीं है, ना हमें पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स से भी हम अपना काम चला सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। ओके, तो यही था डी वाई बाई डी एक्स की कहानी विवेक सर की जुबानी। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ध्यान से। द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन 0 से π/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि एक फंक्शन एफ एक्स मानेंगे जिसकी वैल्यू है 4 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। एक बार चेक कर लें, यही है ना, बिल्कुल। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है, तो आप साइन एक्स को t मान सकते हैं। तो दिस इज़ 4 अपॉन टी, इसको जी टी एक फंक्शन बना देते हैं, इक्वलेंट फंक्शन थ्योरी से करते हैं इसको, 1 माइनस 1/t। अब t हो जाएगा 0 से 1 और फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, तो जी डैश टी निकालते हैं, तो ये आ गया -1/t² और ये माइनस और माइनस प्लस 1/1 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया t² माइनस 4 टाइम्स t माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t² टाइम्स 1 t माइनस 1 या 1 माइनस टी कर दो होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना आता है, तो ये आएगा दोस्तों t² माइनस 4t² और माइनस 4 प्लस 8t होल डिवाइडेड बाई t² टाइम्स 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इससे t की एक वैल्यूज़ आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को, -3t² प्लस 8t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3t² माइनस 8t प्लस 4 12 6 2, तो t² माइनस 6t प्लस 2t माइनस 2t प्लस 4, तो 3t कॉमन t माइनस 2 माइनस 2 कॉमन t माइनस 2, तो t की दो वैल्यूज़ आएंगी 2 और 2/3। ऑब्वियसली ये रेंज में है नहीं, 2/3 एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हैंस g ऑफ 2/3 यहाँ आप पूछ सकते हो, अभी मैं बताऊँगा क्या है। तो दिस इज़ 2/3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2/3 विच इज़ 1/3। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 9 एग्जिस्ट करेगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करेगी दोस्तों, तो मैक्सिमम आपकी जाएगी इन्फिनिटी तक, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम लोग, क्योंकि और कहीं क्रिटिकल पॉइंट्स आया नहीं, ये वैल्यू ध्यान रखना। अगर 0 प्लस पे बात करें, ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, इस तरह से इधर से आएगा फिर ऐसे ऊपर निकल जाएगा और ये वैल्यू 9 आ रही है। तो आपको मिनिमम कितना, एटलीस्ट वन वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा
फॉर विच द सिस्टम एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अगर 9 से नीचे जाएंगे तो गड़बड़ होगा, 9 या 9 के ऊपर रहेंगे तो सही होगा। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है अल्फ़ा की, तो कहोगे कि 9 है। 10 होगा तो क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो कहोगे यस। 8 होगा तो क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कहोगे नहीं, क्योंकि LHS ही आपका 9 या 9 से ऊपर है। तो अल्फ़ा को मिनिमम कितना होना पड़ेगा, 9, उससे ऊपर हो सकता है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, आप चाहें तो साइन में ही डील कर सकते हैं। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फंक्शन थ्योरी। हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं पूरा चीज़ साइन के फॉर्म में है, तो साइन एक्स को टी माना तो डोमेन भी चेंज हो गया ना। साइन एक्स को टी माना तो अब टी आपका 0 से 1 रहा ना, कि 0 से π/2। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन 0 से π/2 में 0 से 1 वेरी करता है। जहाँ पे टी आपने साइन एक्स को माना है, ये लिख लेना, तो आपने पूरा एक्सप्रेशंस को ही चेंज कर दिया। इसका रेंज निकाला, उससे इसकी रेंज मिली और उसकी रेंज से आप अल्फ़ा डिसाइड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में बस हमें क्या करना है कि जो डिफ्रेंशिएशन है उसको पेशेंस मार के डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला, मिनिमम है, आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर होगा ना, उससे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा 2/3 पे। एक बार करके देखना, कुछ काम अपने से भी करने चाहिए। सारा सर करेंगे, सर को एग्ज़ाम देना है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। इस तरह का कभी क्वेश्चन आ जाता है अगर एग्जाम में, ए पी इज़ द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज़ क्लोजेस्ट टू द लाइन, और आप कुछ नहीं जानते, तो आप क्या करिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए। वो पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं और सबकी डिस्टेंस निकाल लो लाइन से, जो सबसे छोटी आएगी उसको आंसर कर देंगे। अदरवाइज़ हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर एक कर्व है और एक लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो ये पैराबोला भाई साहब है x² + 4, और ये लाइन है y = 4x - 1। यहाँ पे इस तरह का टेंजेंट पैरेलल होगा, तो इसको x1 y1 मान लेते हैं। इसका dy/dx और इस स्लोप को सेम कर देते हैं, तो dy/dx निकालेंगे तो आएगा 2x, तो ये 2x1 आएगा पॉइंट पे, और इसको रख देंगे 4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कहोगे कि सर जैसे ही x1 2 आएगा आंसर में कुछ करने होने की ज़रूरत तो है नहीं, आंसर टिक मार देंगे। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, तो एट x = 2, x1 = 2, y1 कितना आएगा भाई, तो आप कहोगे सर y1 है x1² + 4 विच इज़ 4 + 4 विच इज़ = 8। क्लियर। तो ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व। कहोगे इंटरसेक्टिंग हो गया तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 0 आएगी। मैंने बोला था, मैंने उस समय चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहा था कि इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें बस यही करना है। कभी कभी जब दिक्कत कब होती है बच्चों, जब दोनों कर्व दिया रहता है, तो उस समय भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ज़्यादातर सिमेट्री का एडवांटेज मिल जाता है, या कुछ ना कुछ और ही दे देते हैं। जेईई मेन वाले कहते हैं बेटा ले लो, वैसे भी हम ये पूछ रहे हैं, तुम पे आसान ही कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम रट के आए होगे, मुझे पता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व ऑलवेज लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल, टेंजेंट नहीं, कॉमन नॉर्मल। मतलब ये कि ये है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ। लेकिन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू नहीं, हमें P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ये आ गया 2,8, ख़त्म। Q भी पूछता है तो निकाल लेते फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। ओके, Q स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, एक लेंदी सा क्वेश्चन है। f फ्रॉम R to R f of x = थोड़ा अजीब व गरीब टाइप का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें करना क्या होता है। पहले तो ये फंक्शन पढ़िएगा, अलग अलग डिफिनीशंस के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस ऑफ x दिया है। थोड़ा स्टाइलिश वे में पूछा है कि एक सेट है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। सीधे सीधे पूछो ना यार, फंक्शन इंक्रीज़ किस इंटरवल में कर रहा है, काहे उल्लू बना रहा है बच्चों को। हमारे प्यारे बच्चे जो दिल के कच्चे हैं उनको उल्लू बना रहा है NTA। तो देखो इसमें करते क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप नोटिस करोगे कि फंक्शन -5 और 4 पे कॉन्टीन्यूअस आएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के हैं ही, तो ऑलरेडी ये अपने अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूअस है। बस डिफिनीशन चेंज -5 और 4 पे हो रही है, तो इस पर भी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ये हमने चेक किया हुआ है पहले से। फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको -5 और 4 पे फंक्शन नॉट डिफ्रेंशिएबल मिलेगा। ये भी बात सच है। जैसे 4 रखेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू, 1 मिनट, ये दोनों वैल्यू कैसे सेम लिख दिया भाई, दोनों 6 टाइम्स कैसे हो गई, ओके हो जाएंगी, कोई बात नहीं। हाँ, ये 6 कॉमन आएगा। तो देखो जैसे 4 के आगे अगर बात करें तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और 4 के पीछे बात करें तो 4 के पीछे अगर बात करेंगे तो क्या होगा,
आप ध्यान से देखो। तो ये जो मैंने रफली एक स्केचिंग ग्राफ बनाया है, तो इसमें क्या लग रहा है, किस एक्स के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो आप कहोगे सर एक यहाँ पे इंक्रीज कराए हो आप, और ये इंटरवल है -5 से -4, और दूसरा इंटरवल है 4 से इन्फिनिटी। तो ये आंसर टिक करो जैसे जैसे दिया है। तो ऑप्शंस में कैसे दिया हुआ है बच्चों, तो -5 से -4 यूनियन ए सेट है, और इसकी वैल्यू है -5 से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ओके, और इसी तरह के ऑप्शन दिए हैं, क्लोज इंटरवल फॉर्म में कोई है नहीं। और याद रखना है कि -∞ से -5, 4 से इन्फिनिटी, -5 से इन्फिनिटी, -5, -∞ से -5, ये सब चारों ऑप्शन हमें लिखे नहीं हैं, लेकिन ये सिंपल सा है, इसमें बस पेशेंस मार के एक अच्छा सा क्वेश्चन है। वैसे भी हम AOD को आपका थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक में काउंट कर रहे थे, क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए, अभी तक तो हम लोग लॉली टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, लॉली छाप टाइप के, लॉली छाप ही कहते हैं ना, लल्लू छाप। और अब हम लोगों को थोड़ा ढंग का क्वेश्चन मिला है। तो पहला क्वेश्चन ही ढंग का है, इसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमा, ग्राफ राफ थोड़ा बन गया, इसको ध्यान रखना। अब कई सोच रहे हैं कि ये ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, ये कौन सी वाला है। तो देखो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किए, तो ये हमने डायरेक्टली लिख रखा है, ये -55 दिख रहा है ना, इसको डिफरेंशिएशन -5 पे कॉर्नर की वजह से, टर्न की वजह से फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मैं ये कह रहा था बेटा कि -5 पे वैल्यू कितनी है, तो -5 पे निकालोगे तो इस वैल्यू को आएगी ये लगभग 5 × 55। तो ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो ये ऊपर ही गई होगी ऐसे। फिर ये बता रहा है कि फंक्शन -4 के आगे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये इंक्रीज़ किया, -4 पे मिनिमम मैक्सिमम है, नेगेटिव से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। फिर ये डिक्रीज़ करता जा रहा है, कहाँ तक डिक्रीज करता जा रहा है, तो 4 तक ये डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 तक ये डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, -4 से 4 के बीच में क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। कैसे नेगेटिव आएगा भाई, तो जैसे 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। ये 2 रखोगे तो क्या होगा, तो कहोगे कि इसमें 2 है ही नहीं, तो रखेंगे कहाँ से, 4 के अलावा कोई भी नंबर रखेंगे पॉजिटिव आएगा। तो एक डेरिवेटिव यहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है और दूसरा इंक्रीजिंग यहाँ आ रहा है, तो इसको हमने -5 से -4 लिखा है। और ये रफ़ ग्राफ है, आप हाइट वाइट को लेकर कंप्लेन कर सकते हैं कि ये रिलेटिव हाइट है कि नहीं, रफ़ ग्राफ बनाया हूँ। और ये फंक्शन f(x) का है, आप पूरे फंक्शन में देख रहे हैं, फंक्शन क्या है, पूरा पूरा कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन फंक्शन 2 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, एक आपका -5 पे और दूसरा 4 पे। अगर पूछेगा कि कितने मैक्सिमम पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम, तो आप कहोगे कि एक वैल्यू, लोकल मिनिमम की 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सब गिन लेना, क्या पता अगले अटैम्प्ट में इसे गिनवा ले क्वेश्चन कि m लोकल मैक्सिमा है, n लोकल मिनिमा है, m + n निकालो। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि एक बार खुद से ट्राई करें और इन्जॉय करें, है कि नहीं। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ़ द कर्व y = x² + bx + c पासिंग थ्रू 1, 2 एंड टेंजेंट लाइन ऑफ दिस कर्व एट ओरिजिन इज़ y = x, देन a b c की वैल्यू बतानी है। पहले तक कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो 1, 2 को इसमें लाई कराते तो 2 = a + b + c। फर्स्ट रिजल्ट, ये कर्व कुछ इस टाइप का है कि ओरिजिन से जब पास कर रहा है तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन y = x है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो ये दे रखा है कि आप ओरिजिन से पास कराओ, तो 0, 0 लाइज ऑन इट, तो आप 0 = c लिख दोगे तो c की वैल्यू आपको तुरंत मिल जाएगी। अगला क्या है कि dy/dx निकालोगे तो यह आएगा 2ax + b, और dy/dx एट ओरिजिन निकालेंगे, dy/dx एट ओरिजिन, क्योंकि स्लोप दे रखा है तो ओरिजिन पे स्लोप हो जाएगा b, और b y = x के पैरेलल, मतलब b की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन तब है जब आप सारे कंसेप्ट जानते हैं। पहला कंसेप्ट ये कि dy/dx से हमें स्लोप मिलता है, पॉइंट अगर कर्व अप्लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। x = 0 पे ओरिजिन पे टेंजेंट का स्लोप देने का मतलब कि ओरिजिन भी कर्व अप्लाई करेगा। ये तीसरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो आंसर कुछ और ही टिक कर आते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ें। इसको पास कराया, टेंजेंट लाइन ऑफ दिस कर्व एट ओरिजिन, एक्स ओरिजिन मतलब क्या, 0, 0 लाई करेगा ना इस पर, तो 0, 0 लाई कराओगे तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0।
वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 0 0 पे निकालोगे तो उसका स्लोप कितना आएगा 1, वाई इक्वल टू एक्स का स्लोप कितना है 1। तो तीनों को जब लाई कराए तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 आ गई। ऑप्शंस में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, वो हमने नहीं लिखे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ये ओरिजिन के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो 1,2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये कर्व भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्व करने की टेक्निक है ना दोस्तों वो सेम है ना। वो पॉइंट को आप याद रखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन केक वॉक टाइप का है, ये ऑलरेडी हमने रिजल्ट लिख रखा था, उसी पे बेस्ड है। इफ़ द कर्व्स एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर बाई सी प्लस वाई स्क्वायर बाई डी इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताया था कि ऑर्थोगोनल कर्व हमेशा क्या होते हैं, कॉन्फोकल होते हैं, कॉन्फोकल, कोनिक्स और ऑर्थोगोनल। और इसका एक कंडीशन बताया था, बस फ़र्क ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर लिखा था, तो मैंने ये रिजल्ट लिखा था ये जब कर्व थे तो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, गेम इज़ ओवर। भूल गए तो आप x1 y1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मानिएगा, x1 y1 को दोनों कर्व पे लाई कराइएगा, x1 y1 पे दोनों कर्व का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करिएगा, x1 y1 को एलिमिनेट कर दीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये आंसर हम याद किए रहेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस और कैलकुलस के क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी। हमने डेरिवेशंस के तरीके बता दिए हैं दोस्तों, डेरिवाइव भी कराया हूँ बहुत पहले, मुझे उम्मीद है आप इसको जानते होंगे और भूले नहीं होंगे। तो याद रखिएगा, है कि नहीं, भूल जाओगे। जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में कभी ये पूछे कि एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1, ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे 25 माइनस 9 इक्वल टू ए प्लस 5 कर देंगे यार, और आंसर आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से आप आंसर कर लेना, ओके। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस निकालेंगे तो ये एलिप्स है ना, तो 4,0 माइनस 4,0 आएगा, इसका निकालेंगे तो ए के टर्म्स में आएगा, दोनों को आइडेंटिकल कर देंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, जैसा कि हम लोग कन्फर्म जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ये आप याद रखेंगे तो बेहतर है, नहीं याद रखेंगे तो डिराइव करना पड़ेगा। क्वेश्चन छोड़ के आने की कोई नौबत नहीं है, आप छोड़ के भी आ सकते हैं, यह आपकी टोटल चॉइस है। वैसे केक वॉक टाइप का है, आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट है, रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन देख लेना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 4 1 to 2 4/3 पे वैल्यू 0 है। तो कहोगे कि सर ये पॉलिनोमियल है तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इन पॉइंट पे वैल्यू सेम करो, ए बी में दो रिलेशन चाहिए तो ए और बी में एक इक्वेशन मिलेगी। ए जब इन पॉइंट पे वैल्यू सेम करेंगे और एक पढ़े हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो सी कहाँ है, तो कहोगे कि सर ये है ना 4/3 को ये कह रहा है सी, तो सीधे सीधे कर देते हैं। पहली इक्वेशंस रखेंगे, जब 1 रखोगे बच्चों इसमें तो 1 माइनस ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 2 रखोगे तो 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4, एक इक्वेशन से यहाँ से मिलेगी। और दूसरा कि इसको डेरिवेटिव कर देंगे एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी। जब एफ डैश 4/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 16/9 माइनस 2a टाइम्स 4/3 प्लस बी इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं बेटा, आप लोग कर लेना, वी गेट। अब ये कहोगे कि अब लीनियर इक्वेशन भी 10th क्लास वाला सॉल्व कराएंगे तो काम बनेगा क्या सर, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 8 है ना, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था। बस आप ये ध्यान रखो कि रोल्स थ्योरम कहे तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 कर देना, सी ऑफ LMVT कहे तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। याद रखना, भूलना नहीं, भूल जाओगे तो उठा कर पटक देंगे, भूलना नहीं है ना। ये मार्च अटेम्प्ट में मैं सारा वेरीफाई करवाऊँगा। अब रोल्स थ्योरम में क्या पूछेगा, घंटा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। और हाँ एक ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कोई भी दो कंजुगेटिव रूट के बीच में एक रूट आपका डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करता है फॉर ए कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा से बीटा में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एंड पॉइंट पर वैल्यू 0 है, तो एक डेरिवेटिव कन्फर्म एग्जिस्ट करेगा,
है कि नहीं, समझ में आ गया? ओके, अब चलिए अगला लिखिए, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 इन x इन विच कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इज यूनिटी एंड इट हैज़ एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमम मिनिमा एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1 देन 5 टाइम्स f ऑफ 2 इक्वल टू। तो सबसे पहले 6 डिग्री का पॉलिनोमियल मानना है, तो उसको स्टार्ट किया जाए। तो एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट, 5 का कोफिशिएंट, बी एक्स की पावर 4, सी एक्स क्यूब, डी एक्स स्क्वायर, ई एक्स और प्लस एफ। आप अगर एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी बाई एक्स प्लस ई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एफ बाई एक्स क्यूब। ये लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए इन तीनों को गायब करना होगा, तो डी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ इक्वल टू 0, और इसको 1 करने के लिए सी की वैल्यू हमारे पास 1 होना चाहिए। तो आपको एफ एक्स की वैल्यू मिल गई एक प्रकार से, एक्स की पावर 6 प्लस ए एक्स की पावर 5 प्लस बी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ तक हो गया। अब देखो एक्सट्रीमा है तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये 6 एक्स की पावर 5, 5 ए एक्स की पावर 4, 4 बी एक्स की पावर 3 और 3 एक्स स्क्वायर। ये बताओ ए और बी के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू 0 कर देंगे और एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू 0 कर देंगे। करते हैं 0, तो -6 प्लस 5a प्लस -4b प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा है प्लस 6 प्लस 5a प्लस 4b प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इनको कहोगे कि ऐड करेंगे तो a मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b मिलेगा। तो एडिशन कर देते हैं, तो 10a प्लस 6 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -3/5, b की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगी। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलेगा, 12 प्लस 8b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मिल रही है आपको -3/2। और कंफर्म करते हैं, b की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू -3/5, बिल्कुल सही आंसर है। तो कहोगे कि f ऑफ x की वैल्यू निकालोगे तो x की पावर 6 है, a कितना उठा के लाए होगे 3/5, x की पावर 5 -3/2 x की पावर 4 और प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें f2 निकालना, तो हमने सॉल्व किया हुआ है दोस्तों, इतना तो आप कर ही लोगे। तो ये 144 आता है एग्जैक्टली, मेरे पास जो आंसर है 144। तो इनको 0 क्यों किए, सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पहला क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, क्योंकि ये तो मान लिया क्योंकि ये दिया था। तो 1 2 3 4 5 6 अननोन, तो लिमिट से 3 0 हो गए, लिमिट से C1 भी हो गया क्योंकि हमें लिमिट 1 चाहिए। तो ए और बी के लिए एक्सट्रीमा वाली कंडीशन लगा दी, ए और बी निकाला। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे ना तो कम से कम 10-20 आए हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट लोग इसको छोड़ाता है, कहता है कि सर टाइम नहीं मिला है, परसेंटाइल लो हो गई, 30 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो परसेंटाइल का 0-3 हो जाएगी फिर, है ना। और 10 बार क्वेश्चन आने के बाद भी अगर वो क्वेश्चन नहीं तैयार करते हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि एग्ज़ाम मुझे देना है और मुझे तैयारी करनी चाहिए। मैं तैयारी कर रहा हूँ ना आपके लिए, आप बीत कर लो पीछे पीछे, ओके। स्नैपशॉट लेना हो ले लो, लेकिन अगली बार मार्च अटेम्प्ट में छोड़ कर आए ना तो उठा के वहीं पटक देंगे सेंटर पे। ध्यान रखना कंप्यूटर के सामने, कंप्यूटर बाबा बन जाओगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y इज गिवन बाय। कर्व बनाया, लाइन बनाया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। ये आपको बता चुका हूँ मैं बार बार, एक नहीं 10 बार, फिर से बताऊँगा। जब तक आप ये रट नहीं जाओगे तब तक बताऊँगा। इसका स्लोप निकालो, तो कहोगे कि सर इसका स्लोप हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू x, तो dy/dx की वैल्यू x मतलब x1 आएगी, और x1 इसका स्लोप कितना है 1, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा।
फिर पी क्यू निकाल लो यार, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, तो 1 - 1/2 - 1/√2 विच इज़ 1/2√2 विच इज़ आंसर नंबर 2। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो हमने नहीं बताया है, या आपको लगता है कि हमें 10वीं बार बताना चाहिए? बेटा अगर हम 100वीं बार भी बताओगे ना तो 101वीं बार आप गलत करोगे। फील करो, फील। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लव एंड फीलिंग। लाओ अपने अंदर, क्वेश्चन से प्यार करो, स्ट्रगल करो, तब होगा। आग लगाओ अपने अंदर, फॉर्मूले पढ़ो। ये शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या बता दिया बे? तो कहोगे कि सर अभी तो रटवा रहे थे कि 2 अगर कर्व है तो इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हवा यही है ना। इतना कराने के बाद भी अगर ना मैं करूँ तो सिर न नोचवा लूँ। करके बैठे हो गए, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट गेम की तरफ करते हैं। ये ख़त्म कर दिया जी? नहीं, अभी और हैं। चलो आगे करते हैं। तो लिखो। हाँ, वो एक पॉइंट में आपको पी पूछा था, एक में पी क्यू पूछ लिया। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक एनी फंक्शन है डिफाइन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ ऑफ एक्स इज। f0 की वैल्यू दी हुई है 1। तो ऐसे क्वेश्चंस का एक सेट पैटर्न है करने का। वो ये है कि आप fx माइनस fy का जो मॉडुलस है दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हर एक्स वाई के लिए ट्रू है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई पुट कर देते हैं। तो उसका एडवांटेज ये मिलता है कि ये y प्लस डेल्टा वाई हो जाता है, माइनस एफ ऑफ वाई हो जाता है, और इधर आता है डेल्टा वाई का स्क्वायर। अब एक डेल्टा वाई को हम टर्म नीचे ले जाते हैं तो ये आ जाता है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ वाई। ऐसे क्वेश्चन हमने कराया है, अगर आपने हमारी क्लास किया होगा बेसिक वाले तो ये आप देखे होंगे कि ये तो रटवाया हुआ क्वेश्चन है। और ये करने के बाद हम डेल्टा वाई को टेंडिंग टू 0 ले लेते हैं। ये करने के बाद हम 2 स्टेप एक साथ लिखे हैं बच्चों, थोड़ा मेरे पास जगह की कमी है। तो आप कहोगे कि सर लेफ़्ट वाला कुछ देखा देखा सा लग रहा है, ये मॉड ऑफ एफ डैश वाई है और लेस देन और इक्वल टू 0। तो कहोगे कि सर डेरिवेटिव का मॉडुलस कभी भी लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, केवल 0 हो सकता है। इसका मतलब डेरिवेटिव 0 का मतलब फंक्शन अपना कांस्टेंट निकला और वो कांस्टेंट वैल्यू 1 आएगी। तो आप कह सकते हो कि एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 1 आएगी फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब वहीं ये कोई ऑप्शन में लिखा है, पहला है एफ एक्स कैन टेक एनी वैल्यूज़ इन रियल नंबर, नो। एफ एक्स लेस दैन 0, नो। एफ एक्स इक्वल टू 0, नो। एफ एक्स ग्रेटर दैन 0, यस। 1 हमेशा 0 से ग्रेटर है। तो ये आपको करना है ना। ये टेक्निक होती है जिसको आपको ध्यान से देखना है बच्चों, और परेशान नहीं होना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस कांस्टेंट फंक्शंस वाले। ये जिस साल हमने जेई दिया था ना 2006 में, उस साल भी आया था सेम क्वेश्चन। आप देखना जेई का पेपर। अब पता नहीं यहाँ पे मुझे याद नहीं है क्यूब था कि क्या था, लेकिन ऐसा कुछ आया था। बहुत साल आया है यार, कम से कम 10-12 बार आया है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्या है, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू, कर्व की नहीं, इसके स्लोप की। तो स्लोप को m मान लेते हैं, तो ये होता है y डैश विच इज़ 4, तो 2x³ हो जाएगा। देखो तो -15x² प्लस 36x माइनस 19। अब dm/dx करते हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा। आप यहीं पे डिसाइड कर सकते हैं, 2 है, 3 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हो यहाँ सर मिनिमा आएगा, यहाँ मैक्सिमा आएगा। तो x की वैल्यू 2 पे स्लोप मैक्सिमाइज हो रहा है, तो 2 पे वैल्यू क्या है, ये कर्व की वैल्यू से निकालनी होगी। तो यहाँ निकालिए, तो y आता है आपका, ये आपको पेशेंस मार के निकालना होगा। तो 8 माइनस ये हो गया 8 × 5 = 40, ये 72 माइनस 38। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 80, और ये दोनों मिलके कितने हो गए 78। तो आंसर इज़ 2। करेक्शन टू बी डन एट 1 आंसर। करेक्शन मतलब कि ऑप्शन
लेकिन ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत ये है कि मैक्सिमम स्लोप पूछ रहा है, कई तो मैक्सिमम कर्व को भी निकाल सकते हैं, ऐसा करेंगे सब। इसमें गलती जानते हो मेरे ख्याल से कहाँ होती होगी, कई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है ये 9 आंसर देखना तो इससे तो नहीं आता, कहीं हो सकता है आ रहा हो, क्योंकि 2 आएगा तो गपा गप इन्हीं में से कोई भी तुक्का तब मारते जब जैसे एक ही ऑप्शन 2 कॉमा होता, तो फिर कुछ सोचते ही नहीं। x की वैल्यू 2 आएगी तो y तो आ ही जाएगा धीरे धीरे, नहीं आएगा तो कर्व से निकालेंगे, और कहाँ से निकालेंगे, कर्व पे ही पॉइंट ढूंढना है ना, तो निकालेंगे। मैक्सिमम स्लोप कह रहा है, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको स्लोप को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो पहले स्लोप निकाला, फिर इसको जो रूल है ना वो आप करते जाइए, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और देखिए। मैक्सिमम स्लोप क्या कर्व को मैक्सिमाइज करना है, नहीं, तो किसको मैक्सिमाइज करना है, तो आप कहोगे स्लोप को। स्लोप कैसे निकालोगे, dy/dx से। सारी चीज़ें एकदम रिलेट कर लो, क्वेश्चन चेंज होगा, हमारा पैटर्न नहीं चेंज हो सकता, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों एक क्वेश्चन अच्छा है, द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्किल ऑफ रेडियस आर। तो ये हमने एक सर्किल बनाया, इसके अंदर एक ट्रायंगल है, इसकी एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ऐसे हम लोग बोर्ड टाइप के क्वेश्चंस बहुत करते हैं, तो इसका सेंटर लोकेट किए। ओके, तो ध्यान देना कैसे कि स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आप कह सकते हो कि सर आइसोसेलेस तो कंफर्म है, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको आर तो है ही, तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। ये एम है मिड पॉइंट, ये सेंटर है। तो आप कह सकते हो सर ट्रायंगल के एरिया जो भी होगा वो 1/2 टाइम्स बेस विच इज़ 2r साइन थीटा और r प्लस आर साइन थीटा आर प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो r कॉमन आएगा, 2 पहले उड़ा दो, r स्क्वायर को बाहर कर दो, साइन थीटा टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। इसको मैक्सिमाइज करना है तो dA/dr निकालते हैं, सॉरी dA/d थीटा, क्योंकि r तो कांस्टेंट है तो कॉस थीटा लिखोगे और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि r स्क्वायर कांस्टेंट है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, r स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखते जाइएगा, तो r स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा इज़ कॉमन और ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। इसमें जीरो होने वाला है कौन, ये है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। तो जैसे ही π/3 लिखोगे तो ये π/3 2π/3, तो ये टोटल हो जाएगा π/3। ओके, तो और आप कहोगे कि सर ये π/3 निकला और ये पहले से ही बेचारे इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल तो कंफर्म हो गया। अब इक्विलेटरल के जो साइड लेंथ BC निकालते हैं वो 2r साइन थीटा आपने लिखा है, तो साइड लेंथ r√3 आ गई। टू आर साइन थीटा साइन π/3 कितना होता है, √3/2। ओके, हाइट देखते हैं AM, तो r प्लस r/2 3r/2 लिखोगे ना। तो ऑप्शंस में आइसोसेलेस कह रहा है, ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया, ये राइट एंगल आया नहीं। आंसर थर्ड होना चाहिए, आंसर दिया क्या है, थर्ड ही दिया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचे बच्चों कैसे, तो आप क्या करिएगा, देखिए मैं शुरू से बता देता हूँ। पहले एक सर्किल बनाओ, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना दो। आप कहोगे सर ट्रायंगल को सिमेट्रिकली प्लेस्ड करेंगे तभी उसकी एरिया मैक्सिमाइज होगी, बाय कॉमन सेंस। वैसे भी कर सकते हो सिमेट्रिक, इसलिए क्योंकि सर्किल ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो उससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा, आइसोसेलेस कंफर्म कर लेंगे। हमने इसको थीटा माना तो ये भी थीटा ही हुआ, हो गया। तो आप कह सकते हो 2 थीटा, तो अब क्या किया, इसी थीटा से ये निकाल लिया और ये ऑलरेडी रेडियस था, तो r प्लस आर कॉस थीटा इज़ हाइट और 2r साइन थीटा इज़ बेस। ट्रायंगल का एरिया लिखे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, 0 से इक्वेट किए, एक ही थीटा आ रहा था, थीटा की वैल्यू रखे, तो हाइट तो मैच नहीं किया, 3r/2 आया, लेकिन आपका जो BC है वो मैच कर गया साइड लेंथ, जिसकी वैल्यू r√3 आ रही है, और उससे हम काफ़ी हैप्पी भी हैं। और मेरे ख्याल से आप क्वेश्चंस हो भी गया लगभग। देखते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता दूं, और कोई हैं, ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे अभी तक। अच्छा, एक और पड़ा हुआ है,
नहीं नहीं, वो सर्किल का है बेसिकली। हाँ एक और है बच्चों, एक और है। एक ही है। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। लेट ए बी एन इंटीजर सच दैट ऑल रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल लाई इन द इंटरवल a to a+1 इज गिवन बाई, देन मॉड ऑफ a इज गिवन। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको f(x) मान लेते हैं, जिसके रूट की बात कर रहा है। 2x की पावर 5, 5x की पावर 4, 10x² प्लस 10x प्लस 10। डिफ्रेंशिएट करते हैं ये लालच में ताकि कुछ आ जाए। तो 10x की पावर 4, ये 20x², ये 20x³ होगा यहाँ x², और फिर ये 10। यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख गई हम लोगों को कि ठीक है यहाँ तक। अब 10x² कॉमन ले लेते हैं, तो आप कहोगे सर ये x² बचेगा, ये 1/x² बचेगा, ये 2 टाइम्स x प्लस 1/x बचेगा, है ना। यहाँ तक तो पहुँच गए। कोई कांस्टेंट तो नहीं है। सही है यहाँ तक। अब आप क्या करिए, जैसे x प्लस 1/x, आप ध्यान से देखो तो ये हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर होगा। इसको ऐसे किया जाए कि x प्लस 1/x को हम t मान लेते हैं, तो x² प्लस 1/x² हो जाएगा आपका t² - 2। ये ऐसे कैसे हो गया भाई? देखो दोस्तों, मैंने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन लिखा है। लेट a बी एन इंटीजर सच दैट ऑल द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x³ प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 10 लाइज इन द इंटरवल a to a+1, देन मॉडुलस ऑफ a इज़ गिवन बाई। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, f(x) मान लेते हैं। तो f(x) लिख दो इसको। 2x की पावर 5, 5x की पावर 4, 10x³ 10x², 10x प्लस 10। यहाँ तक लिख दिया आपने। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 10x की पावर 4, 20x³, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 30x² प्लस 30x² के बाद कितना आएगा बच्चों, 20x प्लस 10। अब यहाँ से हम लोग x² अगर कॉमन ले लें, इनफैक्ट 10x² कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 1/x² प्लस 20 टाइम्स x प्लस 1/x, और यहाँ पे 3 आएगा। ओके, सॉरी 2 टाइम्स होगा ना। और मैं ये कह रहा था कि x प्लस 1/x को अगर t मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका, या इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की कोशिश करते हैं, तो 10x² और ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स x प्लस 1/x। देखो तो इसका नहीं सही तो है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे, ये ऐसे करते हैं ना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो -2 करना पड़ेगा, तो प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1/x प्लस 1। एक बार चेक करते हैं। सही है, विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग, और डिग्री का पॉलिनोमियल है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो और डिग्री के पॉलिनोमियल से एटलीस्ट 1 रूट कन्फर्म होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब नीचे से जा रहे हैं ऊपर, और ये भी मालूम है कि ये ऐसे 10 की तरफ से गए हैं, मतलब कोई नेगेटिव रूट की ही बात कर रहे हैं। तो f(-2) की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमने निकाला हुआ है बच्चों। ये वैल्यू f(-2) की वैल्यू आती है -34, और f(-1) आता है आपका 3।
तो यहाँ से आप रूट कह देते हो कि जो a है विच इज़ इक्वल टू -2, तो मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। एक बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर आपको ये बताओ ये कैसे पता कि -2 और -1 पे ही चेक करना है। तो देखो हमने ये कहा कि यहाँ से प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, 0 पे वैल्यू 10 है तो 10 दिखाए, तो नेगेटिव रूट तो कंफर्म हो गया ना। तो बेवकूफ़ी होगी ना यार पॉजिटिव रूट रखने का। अब ये तुम्हारा लक है कि 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, उसी में आपको अपोजिट साइन मिल जाएगा। और जैसे अपोजिट साइन मिलेगा इतना तो कर ही सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा फिर। अब ऐसा नहीं होगा कि -100 -200 के आसपास होगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन करवा रहा है ना आपसे, पहले तो ये जज करवाया कि इसके मिनिमम एक एग्जैक्टली एक रूट है। अब वो रूट कहाँ है, वो f(0), f(1), f(-1) से हमें डिसाइड करना होगा, और वो हम आसानी से डिसाइड कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मार्च अटैम्प्ट या कोई भी अटैम्प्ट में भी अगले अटैम्प्ट में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से रिलेटेड आएंगे। देखिएगा हम लोग इसके बाद भी बात करेंगे, और आई होप आप इंजॉय किए होंगे। नहीं इंजॉय किए हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए, और अपनी जो लो परसेंटाइल है उसको हाई परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। और ये सब कुछ आपके और हमारे ऊपर है, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत आप भी कर लो, ना आ जाए तो फिर मेरे से बात करना। हाँ, अब ये चाहोगे कि सर ही स्पून फीडिंग करा दें तो फिर नहीं होगा बेटा, उस तरह से कैसे हो पाएगा। फिर तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और ये आपका फ़र्ज़ है कि आप मेहनत करोगे। जैसे मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ अपनी साइड का, आप भी अपनी साइड का मेहनत करिए। हैव ए ग्रेट डे।